Hello students, my name is Meenakshi. Welcome to my channel Advanced Learning Center. Today we will discuss UPSC EPFO MCQ Part 8. Last टाइम हमने किया था Part 7, अब हम डिस्कस करेंगे Part 8. 20 क्वेश्चन जैसे हम हर एक पार्ट में डिस्कस करते हैं वैसे ही हम इस पार्ट में भी 20 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे. So let's begin. First question is based on which concept share capital shown on the liability side of the balance sheet. इस क्वेश्चन का मतलब है कि शेयर कैपिटल जो है किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हम इसको लायबिलिटी मानते हैं बैलेंस शीट में. ठीक है, इसको क्यों लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है? जो शेयर कैपिटल है उसको. शेयर कैपिटल बेसिकली है क्या? शेयर कैपिटल वो पैसा है, शेयर कैपिटल वो पैसा है जो कौन लेके आता है बिजनेस में? ऑनर्स या शेयर होल्डर्स. ठीक है, तो ये वो पैसा है जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल, शेयर्स की फॉर्म में. ठीक है, तो यानी कि ये पैसा बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी. अब देखो कोई पर्सन, मैं बिजनेस ओपन करूंगी तो मैंने अपना पैसा जो है बिजनेस में लगाया, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? वो लायबिलिटी, कर्जा, जिसको वापस करना है बिजनेस ने बिजनेसमैन को. ठीक है, तभी बोलते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन जो है वो दोनों डिफरेंट पर्संस है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है वो कहता है कि जो बिजनेस के लिए जो कैपिटल है, जो ऑनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो क्या है? लायबिलिटी. तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. उसके बाद जो बाकी कंसेप्ट है, फर्स्ट इज मनी मेजरमेंट. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि आपने आइटम्स को रिकॉर्ड करना है मनी की टर्म्स में. जो आइटम्स आपको दी गई है, आपने मनी की टर्म्स में जो वैल्यूज आपको दी गई है वही आपने रिकॉर्ड करनी है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. उसके बाद कॉस्ट कंसेप्ट. कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि जैसे मैंने आज एसेट परचेज की और मैं अगर 2 साल बाद उसकी वैल्यू रिकॉर्ड करूंगी तो वो मुझे मार्केट प्राइस पे उसकी रिकॉर्ड नहीं करनी, मुझे किस पे रिकॉर्ड करनी है? परचेज वैल्यू पे. जो उसका कॉस्ट प्राइस था उस पे मैंने एसेट को रिकॉर्ड करना है. उसके बाद गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के मींस कि बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस बंद नहीं होगा. बिजनेस जो है वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए चलता रहेगा और जो फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए परचेज किए जाते हैं, ना कि रीसेल पर्पस के लिए. ठीक है, तो ये है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. उसके बाद सेकंड 132 क्वेश्चन है व्हेन द बैड कंडीशन ऑफ द बिजनेस इज ट्राई टू बी डिपिक्टेड एज गुड इट इज नॉन एज. जब आपके बिजनेस की मंदी हालत है, जब आपका बिजनेस जो है बैड कंडीशन में है और उसको ट्राई करना, शो करने की कि बिजनेस जो है वो गुड रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, बजाय कि बिजनेस जो है वो लॉसेस में जा रहा है, लेकिन आप क्या शो कर रहे हो कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिट्स में जा रहा है. यानी कि आप उसकी फॉल्स इंफॉर्मेशन शो कर रहे हो, फॉल्स पिक्चर शो कर रहे हो अपने यूजर्स को. तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? विंडो ड्रेसिंग. ठीक है, बैड कंडीशन को बिजनेस की क्या शो करना? गुड कंडीशन. तो उसको क्या बोलेंगे? विंडो ड्रेसिंग. तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी. 133 क्वेश्चन डेप्रिसिएशन अराइजेस बिकॉज ऑफ. डेप्रिसिएशन है क्या? डेप्रिसिएशन का मतलब है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट. जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का मतलब है डिक्रीज. डेप्रिसिएशन का मतलब है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेरियस रीजंस. अब इसके रीजंस क्या है? जैसे मशीनरी जो है वो ऑब्सोलीट हो गई. ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या हो गई? ऑब्सोलीट, पुरानी हो गई. उसके अलावा वेयर एंड टेयर, यानी कि उसकी यूसेज, वेयर एंड टेयर. उसके अलावा अगर उसकी बात की जाए और भी काफी रीजन है जिसकी वजह से बिजनेस जो एसेट्स जो है उसकी डेप्रिसिएशन यानी कि लगती है. बिजनेस जो है वो जो एसेट जो है वो डेप्रिशिएट करता है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस.
उसके बाद इसमें पूछा है कि जो डेप्रिसिएशन है अराइजेस बिकॉज ऑफ, फर्स्ट इज फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, नो, सेकंड इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी, नो, थर्ड इज फिजिकल वेयर एंड टियर ऑफ द एसेट एंड द लास्ट इज नन ऑफ दीज। सो इसका आंसर क्या है, वेयर एंड टियर ऑफ द एसेट। जो उसकी यूसेज है, जो उसको यूज किया गया है, उससे क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू कम। तो यानी कि फिजिकल वेयर एंड टियर ऑफ की जो उसकी एसेट है उसके कारण क्या होती है, डेप्रिसिएशन का कारण, यानी कि डेप्रिसिएशन अराइज होती है बिकॉज ऑफ द फिजिकल वेयर एंड टियर ऑफ द एसेट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। उसके बाद 134 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स हैव क्रेडिट बैलेंस। फर्स्ट इज सेल्स रिटर्न, सेकंड इज बिल रिसीवेबल, थर्ड इज कैरेज इनवर्ड एंड द लास्ट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब देखो सबसे पहले है सेल्स रिटर्न। उससे भी पहले हम डिस्कस करते हैं कि डेबिट किसका बैलेंस होता है और क्रेडिट किसका बैलेंस है। अगर मैं बात करूं एसेट्स, ठीक है, एसेट्स जो है और एक्सपेंसेस, इसके अलावा लॉसेस, ये क्या होते हैं, डेबिट। और जो रेवेन्यूज है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, इनका बैलेंस क्या रहता है, क्रेडिट। अब देखो फर्स्ट टर्म जो है सेल्स रिटर्न, पहले हम डिस्कस करते हैं सेल्स। सेल्स क्या है हमारे लिए, रेवेन्यू। पहले एंट्री पास करेंगे, अगर सपोज क्रेडिट पे सेल्स किए तो एंट्री क्या पास करेंगे, डेटर अकाउंट डेबिटेड, डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, ठीक है। तो यानी कि सेल्स रेवेन्यू था तो इसलिए क्या कर दिया, क्रेडिट। अब सेल्स रिटर्न कर दे ड्यू टू सम रीजंस, हो सकता है गुड्स डिफेक्टिव हो गए या एज पर जो क्वालिटी नहीं है, तो वो क्या कर दिया उन्होंने, गुड्स रिटर्न कर दिए मुझे। तो यानी कि मैं क्या करूंगी, अब डेटर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट क्या होगा, सेल्स रिटर्न, यानी कि वो मेरे लिए क्या है, लॉस। क्यों, क्योंकि उसने मुझे गुड्स जो थे वो वापस कर दिए। तो यानी कि लॉस क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यानी कि सेल्स रिटर्न का अकाउंट क्या है, डेबिट। उसके बाद बिल रिसीवेबल, जो बिल रिसीवेबल है वो भी एक तरह का डेटर ही होता है जब हम क्रेडिट पे सेल्स करते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सेल्स कर दी और उसने, बंदे ने मेरे को बोला कि सर आज मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं आपको किसी और दिन जो है मैं आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा, कुछ टाइम पीरियड मुझे दे दो। तो मैंने क्या किया, क्रेडिट पे सेल्स कर दी, लेकिन मैंने उसको बोला मुझे एक बिल यानी एक एविडेंस जो है वो मुझे प्रोवाइड करो। तो मैंने क्या किया, बिल ड्रॉ किया, ठीक है। उसने मेरे को बिल पे अपना साइन करके मुझे वापस दे दिया। तो मैंने क्या किया, बिल रिसीव कर लिया, ठीक है। मैंने उस पर्सन से बिल रिसीव किया, तो मैं अपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड करूंगी, बिल रिसीवेबल डेबिटेड टू दैट पर्सन, ठीक है। तो यानी कि बिल रिसीवेबल भी क्या हो जाएगा, डेबिट। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड भी क्या है, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस को क्या करेंगे, डेबिट। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग जो है वो आता है पर्सनल अकाउंट की, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में। आपको मैंने एक मेरी जो डिटेल्ड वीडियोस है अकाउंट्स की, उसमें मैंने ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में बताया व्हाट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव के जो है टाइप्स, उसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सारी जो आइटम्स है वो किस में जाती है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग में जो वो पैसे जो अभी तक पे नहीं किए, तो ये बिजनेस के लिए क्या है, अभी लायबिलिटी, जो अभी पे नहीं की। तो यानी कि वो क्या हो गया मेरे लिए, बिजनेस के लिए क्या हो गई, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसलिए लास्ट ऑप्शन आउटस्टैंडिंग वेजेस शुड बी क्रेडिटेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी ऑप्शन, आउटस्टैंडिंग वेजेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है कि पूरी की पूरी एंट्री आपने ओमिट कर दी, ना आपने डेबिट डाला उसका, ना आपने क्रेडिट डाला, ठीक है। ओमिशन का मीन्स पूरी की पूरी एंट्री करना भूल गए।
ना उसका डेबिट आपने रिकॉर्ड किया इस एंट्री का, ना आपने क्रेडिट उसका रिकॉर्ड किया। ऐसी एंट्री जो ऐसी एरर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस जो है ओमिशन की एरर में जो है वो मैच कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, कि कौन सी एंट्री मेरे से छूट गई। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं करोगे जर्नल और लेजर तो आपका ट्रायल बैलेंस में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो पहले कहता है कि इसमें कौन सा है जो शो करता है कि एरर ऑफ ओमिशन है। फर्स्ट इज सेल्स ऑफ 5000 वाज रिटन इन परचेज अकाउंट। तो यानी कि इसका आपने रिकॉर्ड तो किया, चाहे आपने सेल्स नहीं चाहे आपने परचेज तो रिकॉर्ड किया, तो यानी कि आपने हाफ एरर की, दैट वाज नॉट अ एरर ऑफ ओमिशन। तो पहले आपका ए ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। उसके बाद वेजेस पेड टू श्याम हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट। आपने वेजेस पे किए तो वेजेस का अकाउंट डेबिट करना था, कर दिया श्याम का अकाउंट, तो उससे भी कोई इफेक्ट नहीं, एंट्री तो पास की ना, एंट्री तो नहीं छूट गई। तो यानी कि ये भी क्या हो गया, रॉन्ग आंसर। उसके बाद सी ऑप्शन द टोटल ऑफ सेल्स जर्नल हैज नॉट बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। यानी कि आपने पूरा सेल्स अकाउंट जो एंट्री पास की वो पूरी की पूरी आपने छोड़ दी, आपने सेल्स जर्नल जो है उसको पोस्ट नहीं किया इन द सेल्स अकाउंट। तो यानी कि सेल्स की पूरी एंट्री आपने पास नहीं की, तो यानी कि ये आपकी हो गई एरर ऑफ ओमिशन। तो इसका आंसर है सी। उसके बाद 136 क्वेश्चन, उसके बाद 136 क्वेश्चन कहता है व्हाट इज प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस एंड नन ऑफ दीज। पहले तो प्रीपेड एक्सपेंसेस है क्या। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर पेड इन एडवांस। यानी कि वो एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में पे कर दिए उस एक्सपेंसेस को क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्री यानी कि पहले से ही पे कर दिए, डेट आपने पे करने थे 10th जनवरी को, लेकिन आपने पे कर दिए 5th जनवरी को, यानी कि आपने पहले ही पैसे जो है वो पे कर दिए, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब बोलते हैं उसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो क्या जो प्रीपेड सैलरी है, ठीक है, प्रीपेड सैलरी यानी कि जो आपने पहले से ही पे कर दी, तो यानी कि बिजनेस के लिए क्या होगा, बिजनेस के लिए ये एसेट है। एसेट क्यों है, अब देखो मैंने पैसे पे कर दिए, बिजनेस ने पे कर दिए पैसे, अभी काम लेना है, बेनिफिट अभी इसका गेन करना है, तो ये बिजनेस के लिए क्या है, एसेट, ठीक है, पैसे पे कर दिए, अब इससे जो बेनिफिट मिलना है वो भी मिलना है, ठीक है। अब देखो जो एसेट है उसका हमेशा से क्या रहता है, डेबिट बैलेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए ऑप्शन डेबिट बैलेंस। उसके बाद 137th क्वेश्चन कहता था कैश डिस्काउंट अलाउड टू अ डेटर शुड बी क्रेडिटेड टू। जब भी कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाता है उस केस में हम क्या एंट्री पास करते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि उस किस अकाउंट को जो है वो क्रेडिट करते हैं या डेबिट करते हैं। इसको इरेज कर दूं, आप इसको पोस्ट करके नोट कर लेना। अब देखो जब भी बिजनेस कैश अलाउ करेगा तो उसको कैश मिलेगा, यानी कि सेल्स के केस में होगा, मैंने सेल्स की होगी, तो बेसिकली कैश डिस्काउंट है वो प्रोवाइड किया जाता है फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट। जो डेटर्स है वो क्या करें, प्रॉम्प्ट पेमेंट करें। कैश डिस्काउंट जो है ये बुक्स में भी शो किया जाता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं किया जाता, यानी कि एंट्री में आपको डिस्काउंट नहीं शो होगा। जो आपकी एक्चुअल अमाउंट आती है ट्रेड डिस्काउंट में उससे एंट्री पास करते हैं, लेकिन इस केस में आप बुक्स में भी शो करते हो, ठीक है। कैश डिस्काउंट जो पेपर में आ जाते हैं कि दैट इट शोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो किया जाता है। उसके अलावा ये सेल्स के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, टू इनकरेज prompt payment from the debtors, ठीक है, ताकि आपको डेटर्स जो है वो जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दिए दे, इसलिए आप कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करते हो। तो यानी कि आपको कैश मिलेगा तो एंट्री आप पास करोगे कैश अकाउंट डेबिटेड,
कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट आपने शो करना है, तो यानी कि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि आपने सेल्स भी यानी कि आपको रेवेन्यू आया तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा, क्रेडिट। डिस्काउंट मेरे लिए एक्सपेंस है इसलिए मैंने डेबिट किया, डिस्काउंट मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस, तो इसलिए मैंने इसको डेबिट कर दिया। कैश मैं रिसीव कर रही हूँ तो रिसीवर जो भी कैश रिसीव करेगा उसको क्या करेंगे, डेबिट। व्हाट कम्स इन, दैट वाज द रियल अकाउंट, ठीक है। तो यानी कि सेल्स मेरे लिए रेवेन्यू है तो रेवेन्यू क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यानी कि इस केस में किसको करेंगे, क्रेडिटेड सेल्स अकाउंट को, तो आंसर इज सी ऑप्शन। उसके बाद 138 क्वेश्चन कहता मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2018 at 10 lakh rupees having useful life of 10 years was depreciated on straight line basis। तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे क्या करते हैं, फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करते हैं। इसको आप पोस्ट करके आप नोट कर लेना। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपने कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेट लाइन मेथड। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में कि स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, डेप्रिसिएशन जो होती है वो फिक्स्ड होती है। मशीनरी जो है उसकी अमाउंट है 10 लाख, ठीक है, परचेज वैल्यू है 10 लाख। उसको आप स्ट्रेट लाइन में क्या करोगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए डिवाइडेड बाय द यूजफुल लाइफ, तो डिवाइड करोगे आप 10 के साथ, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना आ जाएगा, 1 लाख। तो आपने हर साल यानी कि 10 इयर्स में आपने राइट ऑफ कितना करना है, डेप्रिसिएशन कितना डालना है, 1 लाख। तो यानी कि ये किसका मेथड है, डेप्रिसिएशन इन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि अमाउंट परचेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। तो इससे आपने डिवाइड किया, आ गया आपका डेप्रिसिएशन। सो इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, 1 लाख। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, ट्रायल बैलेंस इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ। किसके वो चेक करती है, एक्यूरेसी। अब देखो ट्रायल बैलेंस से पहले क्या प्रिपेयर करते हैं, लेजर। तो लेजर के बैलेंसेस कहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में। जो लेजर के बैलेंसेस है वो कहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में। तो यानी कि ये किसकी एक्यूरेसी जो है चेक करता है, लेजर अकाउंट बैलेंसेस की। तो इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन। उसके बाद 140 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट। पहला क्या है, बैंक। बैंक क्या है, पर्सनल। क्यों, बैंक क्या है, एक आर्टिफिशियल एंटिटी है। तो बैंक जो है, इसको नोट कर लेना, बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट में आता है अंडर द आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आता है कमीशन एंड फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। फर्नीचर क्या है, एसेट, वो जाएगा रियल अकाउंट में। प्लांट एंड मशीनरी क्या है, वो भी किस में जाएगा, रियल अकाउंट में। और बचा क्या, कमीशन। कमीशन आपकी इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंस भी हो सकती है, लेकिन नॉमिनल क्या कहता है, नॉमिनल कहता है all expenses and losses, नॉमिनल कहता है डेबिट all expenses and losses, क्रेडिट all incomes and gains। तो ये है नॉमिनल का अकाउंट। तो कमीशन जो है वो रेवेन्यू भी हो सकता है आपका और एक्सपेंस भी हो सकता है। कब जब कमीशन रिसीव करते हैं तो इनकम, जब कमीशन पे करेंगे तो एक्सपेंस। तो किस में जाएगा, नॉमिनल में। तो इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन। उसके बाद है 141 क्वेश्चन, कहता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इज शोन इन द बैलेंस शीट बिकॉज ऑफ। किस कंसेप्ट की वजह से कंटीजेंट लायबिलिटी जो है वो शो की जाती है अंडर द बैलेंस शीट, इन द बैलेंस शीट। लेकिन जो कंटीजेंट लायबिलिटी है, पहले है क्या, कंटीजेंट लायबिलिटी है जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो बिजनेस क्या करता है, बिजनेस के लिए एक कह लो कि वो नुकसान है तो उसको वो पहले से ही मेजर कर लेगा, पहले से ही उसको
अपनी बुक्स में जरूर उसको रिकॉर्ड करेगा। जो कंटीजेंट लायबिलिटी है वो बैलेंस शीट में नहीं है, वो एज अ फुट नोट शो की जाती है बिलो द बैलेंस शीट, ठीक है, एट द फुट नोट ऑफ द बैलेंस शीट शो की जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि आपने प्रॉपर क्वेश्चन कर लिया और आप नीचे नोट्स प्रिपेयर करते हो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो शो करते हो, वैसे ही कंटीजेंट लायबिलिटी शो की जाती है बिलो द बैलेंस शीट एज अ फुट नोट ऑन द बैलेंस शीट, ठीक है। तो यानी कि ये क्यों की जाती है कि चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको हो सकती है तो आप इसको जरूर शो करोगे, क्योंकि आपके यूजर्स के लिए हर एक इंफॉर्मेशन जरूरी है, तो उसको आपने प्रॉपरली डिस्क्लोज करना है। तो ये कंसेप्ट जो है कहता है, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर जो है वो कहता है हर एक चीज आपने शो करनी है अपने यूजर्स को, जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है उनके लिए। इसलिए जो कंटीजेंट लायबिलिटी है वो इसलिए शो की जाती है बिकॉज ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द डिस्क्लोजर। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट इज 142, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड एज बीइंग अर्न्ड व्हेन। रेवेन्यू जो है कब कंसिडर किया जाता है, जब कैश रिसीव हो गया, प्रोडक्शन इज डन, सेल इज अफेक्टेड, परचेज इज डन। अब देखो परचेज डन हो गई, रेवेन्यू जो है वो तब बुक्स में रिकॉर्ड होगा, चाहे प्रोडक्शन डन हो गई तब भी मैटर नहीं करता, कैश रिसीव हो गया, कब एक्चुअली वो कब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, कैश जब रिसीव हो गया तब तो चलो मानेंगे, लेकिन सबसे पहले कब बात आती है माइंड में कि उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, जब आपकी सेल जो है हो गई, ठीक है, जब आपको ऑर्डर मिल गया, जब आपकी डिलीवरी हो गई, ठीक है। तो यानी कि जब आपकी सेल इफेक्ट हुई तब आपने क्या करना है, सेल इज इफेक्टेड मींस डिलीवरी। तो यानी कि ये क्वेश्चन में क्या था, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड एज बीइंग अर्न्ड व्हेन सेल इज इफेक्टेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी ऑप्शन, सेल इज इफेक्टेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक शुड बी यूज्ड टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। पहली बात, जितनी भी आपकी कैश की ट्रांजैक्शंस है वो किस में जाएगी, कैश बुक में, ठीक है। अगर मैं सब्सिडरी बुक्स की बात करूं, जितनी भी आपकी कैश की ट्रांजैक्शंस है वो किस में जाएगी, कैश बुक में, यानी कि ऑल कैश ट्रांजैक्शंस शुड बी ट्रांसफर टू दी कैश बुक, वो किस में जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी अंडर द कैश बुक। अब देखो परचेज जो किया है फर्नीचर वो क्रेडिट बेसिस पे किया है, ना कि कैश बेसिस पे, तो ना तो ये परचेज बुक में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुड्स की जो है वो एंट्री की जाती है जो क्रेडिट पे किए जाते हैं, ये तो फर्नीचर है, ये तो एसेट है, तो ये कैश बुक में भी नहीं जाएगा, परचेज बुक में भी नहीं जाएगा, ना ही सेल्स बुक में। तो ये किसके अंडर जाएगा, जर्नल प्रॉपर में। जो फर्नीचर परचेज्ड किया है ऑन क्रेडिट वो किस में जाएगा, जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल में, ठीक है। तो अगर फर्नीचर परचेज किया होता ऑन कैश बेसिस पे तो ये जाता कैश बुक में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जर्नल प्रॉपर, सी ऑप्शन। उसके बाद 144 क्वेश्चन कहता है कि which of the following accounts is increased by debit entries। अब देखो परचेज अगर गुड्स करेंगे तो यानी कि वो बिजनेस में आएंगे, तो रियल अकाउंट क्या कहता है, व्हाट कम्स इन डेबिटेड, व्हाट गोज और शुड बी क्रेडिटेड। तो परचेज अगर करूंगी तो वो मेरे बिजनेस में आएंगे, ठीक है। तो परचेज, एक और बात, परचेज मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस, ठीक है। परचेज मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस, मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर बिजनेस परचेज करेगा तो वो उसके लिए क्या कंसीडर होगा, एक्सपेंस, ठीक है। और ये तो ठीक है, अगर मैं बोलूं एक ये भी रूल अप्लाई करता है और एक रियल का भी अप्लाई करता है कि आपने क्या किया, गुड्स अगर परचेज करोगे तो गुड्स कम इन, ठीक है, गुड्स कम इन, तो इस वजह से क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएगा इसका अकाउंट।
अगर मैं गुड्स वापस करूंगी तो वो मेरे लिए, अगर मैं गुड्स वापस करूंगी तो उतने पैसे भी मुझे वापस मिलेंगे, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, एज एक इनकम शो हो जाएंगी। और बोलो कि गोज आउट हो जाएगा बिजनेस में से, इसलिए परचेज रिटर्न जो है वो क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, आपने क्या बताना है कि किसका जो अकाउंट है वो इंक्रीज होगा डेबिट एंट्रीज में, इनमें से कौन डेबिट। अब देखो परचेज रिटर्न तो होता ही क्रेडिट है, तो डेबिट तो किसी केस में नहीं होगा। अगर इसको इंक्रीज भी कर दूंगी तब भी ये क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, इनकम। तो इनकम क्या होती है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, इनकम। जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो इनकम है, तो इनकम क्या होती है, क्रेडिट। इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो ये भी क्या होगा, अगर इंक्रीज करूंगी तो ये भी क्रेडिट ही रहेगा। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड भी इनकम ही है, तो वो भी क्रेडिट होगी। कमीशन रिसीव्ड क्या होगी, इनकम, तो वो भी क्रेडिट होगी। चाहे आप और इंक्रीज कर लो तब भी उसका अकाउंट जो है वो क्रेडिट ही रहेगा। बचा मशीनरी, तो मशीनरी क्या है, एसेट। अगर आप मशीनरी परचेज करोगे, एक और परचेज करोगे, तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रियल अकाउंट। तो रियल क्या कहता है, व्हाट कम्स इन शुड बी डेबिटेड। जो भी आपके बिजनेस में आ रहा है, अगर और मशीनरी आएगी तो वो भी क्या होगी, डेबिट ही होगी। तो कौन सा अकाउंट डेबिट है, इंक्रीज करने से भी मशीनरी अकाउंट। सो आंसर इफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट। नेक्स्ट इज 145, कैश बुक इज प्रिपेयर्ड ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम जो है, मैंने पेटी कैश बुक के जो डिटेल्ड वीडियो है उसमें प्रॉपर्ली बताया है, मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। सपोज मेरे पास, मेरे पापा ने मेरे को पैसे दिए 1000 एज अ पॉकेट मनी, लेकिन मैंने उसमें से 500 जो है, उनने मेरे को खर्चा बोला कि ये ले 1000 तू इसको खर्च कर ले, ये तेरी पॉकेट मनी है फॉर अ मंथ। मैंने उसमें से 800 रुपया खर्च कर दिया, 800 मैंने यूज कर लिया, लेकिन मेरे पास कितना बच गया, 200। तो नेक्स्ट मंथ के लिए मुझे 1000 नहीं, कितना मिलेगा, 800, ताकि मैं फिर से कहाँ पे पहुंच सकूं, 1000 पे। ठीक है, तो यानी कि ऐसे ही मेरा सर्कल जो है वो चलता रहेगा। इसको क्या बोलोगे, इम्प्रेस्ड सिस्टम। अब बोला कि ये प्रिपेयर किया जाता है किस बेसिस में, तो ये जो है 2 कॉलम कैश बुक में, कैश बुक, परचेज बुक, पेटी कैश बुक। तो ये प्रिपेयर किया जाता है अंडर, ये सिस्टम जो है किसके अंडर आता है, पेटी कैश बुक। तो इसका आंसर क्या है, पेटी कैश बुक। जरूर देखना मेरा पेटी कैश बुक का एक क्वेश्चन भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, आपको पेटी कैश का पूरा कंसेप्ट उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद 146 क्वेश्चन है, एरर्स विच अफेक्ट वन अकाउंट कैन बी एरर ऑफ omission, एरर ऑफ omission, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, लास्ट इज नन ऑफ दीज। फर्स्ट क्या कहता है, एरर ऑफ omission जो है, मैंने पहले भी बताया कि इसमें पूरी की पूरी एंट्री जो है वो भूल जाता है पर्सन करना, तो इस वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ट्रायल बैलेंस पे। उसके बाद एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है उसमें थोड़ा सा रूल चेंज होता है, लेकिन एंट्री जरूर पास होती है। डेबिट मशीनरी को करना था, कर दिया परचेज को, लेकिन एंट्री तो वही पड़ी, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा। मशीनरी की जगह आपने परचेज शो कर दिया तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ा, डेबिट क्रेडिट तो हो गया, सेम अमाउंट से हुआ। तो आगे है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन जो है, कभी आप अमाउंट गलत शो कर देते हो, आप अकाउंट गलत शो कर देते हो, जिसको डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया। अमाउंट आपने 200 से करना था, आपने 2000, या 2000 से करना था, आपने 200 से कर दिया। तो ऐसे क्या हो गई, एरर ऑफ कमीशन, यानी कि हाफ एरर। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हाफ एरर। तो कौन इफेक्ट डालता है, वन अकाउंट, यानी कि एरर ऑफ कमीशन। तो इसका आंसर है एरर ऑफ कमीशन। उसके बाद है 147th क्वेश्चन, एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वन ईयर टू अनदर इफेक्ट। किस अकाउंट की जो एरर्स है वो वन ईयर से सेकेंड ईयर में ट्रांसफर होती है। नॉमिनल अकाउंट को टोटल किया जाता है, उनके बैलेंसेस नहीं ट्रांसफर किए जाते। तो पर्सनल और रियल की ट्रांसफर किए जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं। तो इसका आंसर है बोथ पर्सनल एंड रियल अकाउंट। उसके बाद 148th क्वेश्चन कहता है, एरर ऑफ कमीशन डू नॉट अलाउ
फर्स्ट इज करेक्ट टोटलिंग ऑफ द बैलेंस शीट, एरर ऑफ कमीशन का बैलेंस शीट के साथ कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद करेक्ट टोटलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ओके, थोड़ा बहुत क्वेश्चन हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई एरर ऑफ कमीशन जो है वो टोटलिंग नहीं होने देता ट्रायल बैलेंस की। देन द ट्रायल बैलेंस टू एग्री एंड द लास्ट इज करेक्ट टोटलिंग ऑफ द डे बुक यानी कि जर्नल। अब इसका जो राइट आंसर है वो बी और सी में से लग रहा है। अब देखो अगर मैं प्रॉपर आपको बताऊं, जो एरर ऑफ कमीशन है वो क्या है, हाफ एरर। अगर आपका हाफ एरर आएगा तो वो क्या करेगा, ट्रायल बैलेंस को मैच यानी कि एग्री नहीं करने देगा। तो इसका जो राइट अगर टेक्निकल वर्ड्स में बात करूं तो एरर ऑफ कमीशन डू नॉट अलाउ द ट्रायल बैलेंस टू एग्री। तो इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन। उसके बाद 149th क्वेश्चन कहता है एसेट्स आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ, फर्स्ट इज अर्निंग रेवेन्यू, सेकंड इज रीसेल पर्पस, सेकंड लास्ट इज, थर्ड इज कन्वर्जन इनटू कैश एंड द लास्ट इज पर्सनल पर्पस। एसेट जो है वो बेसिकली क्यों हेल्ड किए जाते हैं, ये तो नहीं अभी खरीदा बेच दिया, अभी खरीदा बेच दिया, उसके बाद कन्वर्ट कर दिया कैश में, ये भी नहीं, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं। जिसका राइट आंसर है बेसिकली एसेट्स हेल्ड किए जाते हैं, बहुत कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखता है इनमें, बहुत बड़ा अमाउंट लगता है इनको परचेज करने में। तो ये बेसिकली इसलिए कहती है अगर मैंने 10 लाख की मशीनरी परचेज की है तो मुझे इसको यूज करके कम से कम मुझे 15 या 20 लाख का आने वाले टाइम में बेनिफिट मिले। तो ये जो है वो इसलिए हेल्ड किए जाते हैं, परचेज किए जाते हैं टू अर्न द रेवेन्यू। तो इसका आंसर क्या है, ए ऑप्शन, अर्निंग रेवेन्यू। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस वीडियो इज स्टॉक इज वैल्यूड एट। स्टॉक जो है उसको वैल्यू किया जाता है, फर्स्ट इज कॉस्ट प्राइस, सेकंड इज मार्केट प्राइस, थर्ड इज कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर एंड द लास्ट इज ऑड प्राइस। जो स्टॉक है एक कंसेप्ट है कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट, जो ये कहता है कि आपने स्टॉक को जो बुक्स में शो करना है, जो उसको वैल्यू करना है, आपने शो करना है एट द कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ये कंडीशन है इन द केस ऑफ कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। तो जो स्टॉक है वो वैल्यू किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। सो थैंक यू सो मच। ये थे इस वीडियो के 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एडवांस लर्निंग सेंटर एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस अबाउट माय न्यू वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।